Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your physics teacher Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dear student, न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बैकबोन ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है, जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट टाइम किसने न्यूक्लियर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और न्यूक्लियर रिएक्शन से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टेटमेंट और फिर उसके बाद वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शन और उससे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है उसको डिस्कस करेंगे। 1919 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर रिएक्शन के मतलब एक कंसेप्ट दिया, या यूँ आप कह सकते हैं पायनियर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली लॉर्ड रदरफोर्ड था। यानी रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर रिएक्शन डेवलप किया जब उसने स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉयल, ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फ़ा पार्टिकल को थिन स्ट्रिप ऑफ गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल किया और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए और उसने स्कैटरिंग एंगल फाइंड किया और यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1913 में उसने की। तो फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल दिया गया। तो इसी के 4 to 5 years लेटर ऑन 1919 में रदरफोर्ड ने कहा कि अगर उसी अल्फ़ा पार्टिकल को जिसको रेडियम सोर्स से प्रोड्यूस किया गया, और अब टारगेट जो है गोल्ड फॉयल नहीं थी बल्कि नाइट्रोजन न्यूक्लियस था, नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फॉल किया जाए तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस ट्रांसमुटेट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन आइसोटोप में और साथ में प्रोटॉन लिबरेटेड आउट होता है। तो यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हम लोगों ने जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के अंदर जो मुख्तलिफ रिएक्शन स्टडी किए थे वो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन थे। तो आज हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं इसको इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। यानी इसमें ये होता है कि एक इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल किया जाता है और न्यूक्लियस की कंपोजिशन में चेंज आ जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी चेंज हो जाती है। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन के दरमियान जो एनर्जी इन न्यूक्लियंस को आपस में बाइंड की हुई है, जो कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, उसमें चेंज आ जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज हो, न्यूक्लियर एनर्जी चेंज हो, जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल उस टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल किया जाए तो इस प्रोसेस को इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। तो अ प्रोसेस इन विच certain changes take place in composition of the nucleus or energy of the nucleus when some incident particle is allowed to fall on it is called induced nuclear reaction। एक स्टेटमेंट ये है, और एक और बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है मैंने बोर्ड पे लिखी है कि अ प्रोसेस इन विच transmutation is done by bombarding target nuclei with energetic light particle is also called induced nuclear reaction। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसमुटेशन को ऑब्टेन करते हैं। ट्रांसमुटेशन से डियर स्टूडेंट मुराद ये है कि जब आप किसी टारगेट न्यूक्लियस पे इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हो तो वो टारगेट न्यूक्लियस ट्रांसमुटेट होके ट्रांसफॉर्म होके एक नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस देता है। तो वो जो नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस देता है उसकी प्रॉपर्टीज कंपोजिशन टोटली चेंज होती है टारगेट न्यूक्लियस की निस्बत। इस तरह हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन को अचीव करते हैं जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल हाई एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल उस पर फॉल किया जाए। तो हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ज़्यादा वाजे ये न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन होती नज़र आएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज शोन इन द फिगर, इज शोन बाय द इक्वेशन A plus capital X is equal to capital Y plus B, where A is the incident particles, sometime called projectile, which might be alpha particle, proton, positron, or gamma ray photon, or neutral particle neutron। यानी A जो इंसिडेंट पार्टिकल है
कैपिटल एक्स टारगेट न्यूक्लियस है, तो ये इंसिडेंट पार्टिकल आपका प्रोटॉन हो सकता है, आपका अल्फा पार्टिकल हो सकता है, आपका ड्यूट्रॉन हो सकता है, आपका गैमा रे फोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। आगे आता है कैपिटल वाई। कैपिटल वाई मीन रेजिड्यू न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और स्मॉल बी मीन इमिटेड पार्टिकल। ये न्यूक्लियस से कोई न्यूक्लियन इमिट हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, ये न्यूट्रॉन हो सकता है, ये गैमा रे फोटॉन हो सकता है, ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ये ड्यूट्रॉन हो सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा इसकी वेरियस मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शन में इसकी मुख्तलिफ जो है ना नोयत होती है कि कौन सा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को नीचे मैंने रदरफोर्ड का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था उसकी एग्जांपल से कोड किया है, उसको देख लें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फाल किया था, यानी यहां इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, एक ही जगह अल्फा पार्टिकल आ गया हीलियम 24 He24, और कैपिटल एक्स टारगेट न्यूक्लियस की जगह नाइट्रोजन न्यूक्लियस आ गया N714। तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस जो है जो कि टारगेट था ये ट्रांसमुटेट हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया ऑक्सीजन में। तो कैपिटल वाई आपको ऑक्सीजन मिल गया जिसको मैंने कहा प्रोडक्ट न्यूक्लियस, रेजिड्यू न्यूक्लियस भी कहते हैं। और स्मॉल बी जो है H11 मीन प्रोटॉन प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आइदर एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन हुई है या रिलीज बाय द रिएक्शन हुई है। जिस तरह केमिकल रिएक्शन होता है कि केमिकल रिएक्शन में हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है, इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही काम होता है। तो यहां पर देखें, अब इस डेफिनेशन को दोबारा आप गौर से देखें तो मैंने क्या कहा था कि अल्फा पार्टिकल जो कि इंसिडेंट पार्टिकल था, ये टारगेट न्यूक्लियस नाइट्रोजन पे फॉल करता है, नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म होके आपको आउटपुट में जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस रेजिड्यू न्यूक्लियस है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप दे रहा है, और जो बी इमिटेड पार्टिकल है वो आपको प्रोटॉन मिल रहा है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, इस एग्जाम्पल से इसका क्रिस्टल क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि अ प्रोसेस इन विच ट्रांसमुटेशन इज डन by bombarding target nuclei with energetic light particle is called induced nuclear reaction। तो यहां पर एनर्जेटिक पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल हो गया, और ये अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने रेडियम सोर्स से प्रोड्यूस किया था जिसकी एनर्जी 7.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इस एनर्जी के साथ ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन में। अब कुछ ईयर्स लेटर ऑन 12 to 13 years later on, चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इसी इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल को यूटिलाइज किया, लेकिन टारगेट चेंज कर लिया। तो टारगेट कौन सा चेंज किया, ये नीचे देखें, हीलियम 24 बेरिलियम 49। तो अब नाइट्रोजन न्यूक्लियस की जगह चैडविक ने बेरिलियम का टारगेट यूज किया, यानी बेरिलियम न्यूक्लियस को यूज किया। जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम टारगेट पे फॉल करता है तो बेरिलियम ट्रांसफॉर्म होकर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और आउटपुट में आपको न्यूट्रॉन मिलता है। तो यहां पर बी जो है, स्मॉल बी, जो ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोटॉन था, यहां न्यूट्रॉन आ गया, और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसी तरह ये तमाम रिएक्शन में आप लोग लिखोगे। तो इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको, रदरफोर्ड के रिएक्शन से आपको प्रोटॉन मिल रहा है H11। मैंने कहा था ना कि ये जो स्मॉल बी है ये न्यूक्लियंस हो सकते हैं, न्यूक्लियन नंबर, और चैडविक के रिएक्शन से आपको न्यूट्रॉन मिल रहा है और अमाउंट ऑफ एनर्जी भी। तो अब हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन के मतलब कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन का एडवांटेज क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसका ताल्लुक न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स की बैकबोन से है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए biggest tool or a rich source of energy, biggest tool to produce enormous amount of energy। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से हम आउटपुट में एनर्जी लेते हैं, enormous amount of energy हमें मिलती है, एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है एक चीज। दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल में मदद मिलती है कि कौन सा पार्टिकल, न्यूक्लियस से कोई पार्टिकल एमिट होकर बाहर आ जाएगा। तो ये जो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ है ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ही हुआ है ना। इसी तरह जो प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ है न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुआ है। तो आपको न्यूक्लियस से आप न्यूक्लियंस एमिट कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और गैमा रे फोटॉन भी आपको मिलता है न्यूक्लियस से। वो भी मैंने गैमा इमिशन के प्रोसेस में आपको डिटेल में बताया था। इसी तरह अदर
न्यूक्लियन H12 हैवी अल्फा पार्टिकल, ये भी आउटपुट में आपको मिल सकते हैं। तो न्यूक्लियंस इमिट हो सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आप यानी एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 3 बातें। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के आप जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग प्रोसेस या प्रोटॉन स्कैटरिंग प्रोसेस के प्रोटॉन स्कैटरिंग और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग प्रोसेस में न्यूक्लियर कंपोजिशन को स्टडी किया गया। तो ये 3-4 बातें आपने न्यूक्लियर रिएक्शन का ये हमें बेनिफिट होता है जिस वजह से हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। अब हम आते हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी थी जिसमें कोई भी पार्टिकुलर न्यूक्लियस अल्फा, बीटा या गामा रे एमिट करता है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट whose charge number is greater than 82 is called natural radioactivity, and these elements which emit nuclear radiations are called natural radioactive element, radioactive substance or radioactive element, जिसमें आपने कहा यूरानियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, अमेरिकियम, एक्टीनियम, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के रिएक्शन थे, खा वो अल्फा डिके था, बीटा डिके था या गैमा डिके था, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को जब आप 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं, तो बीच में स्पॉन्टेनियस का बताना ज़रूरी था। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा मैंने कहा इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन में आप फेमस एग्जाम्पल ये सामने स्क्रीन पे देख लें। यूरानियम जो है जब अल्फा डिके करता है, यूरानियम के न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो यूरानियम ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस में, थोरियम के अंदर। इसी तरह रेडियम जो है जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है रेडॉन में, और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों रिएक्शन से रिलीज हो रही है। तो ये स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन है। इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी कि इसमें हमें इंसिडेंट पार्टिकल चाहिए होता है। इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, आपका गैमा रे फोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है न्यूक्लियर रिएक्शन की, जो मैंने ऊपर बताई थी, A + कैपिटल X कैपिटल Y + B, तो इसको एक लिखने का मेथड है। देखें, इसमें A इंसिडेंट पार्टिकल, B इमिटेड पार्टिकल, इसको ब्रैकेट में लिख दें AB, और A की लेफ्ट साइड पे आप लोग कैपिटल X जो टारगेट न्यूक्लियस है इसको लिख दें, और राइट साइड पे कैपिटल Y जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस या रेजिड्यू न्यूक्लियस है उसको लिख दें। तो रदरफोर्ड के रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? A, तो वो A क्या था? अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आ गया, और B इमिटेड पार्टिकल H11 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्रोटॉन, और कैपिटल X नाइट्रोजन न्यूक्लियस और कैपिटल Y ऑक्सीजन आइसोटोप। तो इस तरह इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। यानी इसमें इस रिएक्शन में जो ट्रांसमुटेशन हुई है, वही डेफिनेशन में जो मैंने वर्ड्स यूज किया था, ट्रांसमुटेशन या जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो किस वजह से हुई है? अल्फा की वजह से हुई है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ये पूछा जाता है या ये वेरियस लिटरेचर में लिखा होता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है ये ट्रांसमुटेशन बाय अल्फा पार्टिकल हुआ है, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन, ट्रांसमुटेशन बाय न्यूट्रॉन, ट्रांसमुटेशन बाय ड्यूट्रॉन और ट्रांसमुटेशन बाय गैमा रे फोटॉन। तो इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन की कैटेगरीज है, वेराइटीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो यहां पर मैंने लिखा है ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन अचीव किए जाते हैं और उसमें टारगेट न्यूक्लियस ट्रांसमुटेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है प्रोडक्ट न्यूक्लियस में, वो कौन कौन सी हैं? तो इसको मैंने लिखा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। यानी इसमें इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन है और एमिटेड पार्टिकल स्मॉल b जो है वो न्यूट्रॉन है। जिस तरह रदरफोर्ड के रिएक्शन को हम कह सकते हैं अल्फा प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और एमिटेड पार्टिकल प्रोटॉन। तो यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, H11 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन O818 ऑक्सीजन का एक आइसोटोप। तो जब प्रोटॉन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे फॉल करता है ना, ऑक्सीजन ट्रांसमुटेट होके फ्लोरीन 918 में आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस ये मिलेगा और न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, और क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह आप यहां पर देखें दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन
H11 प्रोटॉन प्लस सोडियम 1123, तो सोडियम के ऊपर सोडियम न्यूक्लियस पे प्रोटॉन को फाल किया गया, सोडियम ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम में और साथ में एमिट क्या हो रहा है, एमिटेड पार्टिकल न्यूट्रॉन और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, याद रख लो ये जो दो एग्जांपल मैंने ऊपर दी हैं, चले एक एग्जांपल और ले लेती हैं जिसमें मैंने प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन, यानी अब इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन ही है लेकिन जो एमिटेड पार्टिकल है वो ड्यूट्रॉन है, स्मॉल बी। तो देखें H11 प्रोटॉन प्लस बेरिलियम 49 और आपको आउटपुट में मिल रहा है बेरिलियम 48 प्लस H12। तो ये H12 क्या चीज है, ड्यूट्रॉन है और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसे प्रोटॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो तीन रिएक्शन मैंने बताए हैं इनको कहा जाता है ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की वजह से जो ट्रांसमुटेशन आई है, टारगेट न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसमुटेशन आ रही है। इसी तरह ट्रांसमुटेशन बाय अल्फा पार्टिकल, एक तो आपने रदरफोर्ड वाला देख लिया जो कोई पायनियर था न्यूक्लियर रिएक्शन का, जब अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन टारगेट न्यूक्लियस पे फाल किया गया। तो एक दो और है, ये यहां पर देख लें, ब्रैकेट टर्म में यूज हो रही है अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, ये था अल्फा प्रोटॉन और ये वाला है अल्फा न्यूट्रॉन। तो अल्फा न्यूट्रॉन में इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, एग्जांपल देखें हीलियम 24 प्लस लिथियम 37, हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल लिथियम 37 टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है, तो ये लिथियम 37 ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोरॉन 510 में और आपको न्यूट्रॉन मिलता है प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि अल्फा पार्टिकल सोडियम पे फॉल करता है, हीलियम 24 प्लस सोडियम 1123, आपको मैग्नीशियम 1226 H11 यानी आपको आउटपुट में प्रोटॉन मिल जाता है और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इस रिएक्शन में इसको आप कह सकते हैं अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। पहले वाली एग्जांपल थी अल्फा न्यूट्रॉन, इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और एमिटेड पार्टिकल न्यूट्रॉन, और यहां इस एग्जांपल में इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और एमिटेड पार्टिकल प्रोटॉन। तो अल्फा प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन दोनों मैंने बता दिए, एक अल्फा प्रोटॉन वो वाला भी था। इसी तरह ट्रांसमुटेशन बाय न्यूट्रॉन, यानी अगर इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन है जिसको प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, तो फिर इससे ट्रांसमुटेशन क्या हो सकती है, तो ट्रांसमुटेशन अब इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन, आप टारगेट न्यूक्लियस नाइट्रोजन 714, तो नाइट्रोजन 714 ट्रांसफॉर्म हो रहा है कार्बन 614 में और प्लस H11 यानी प्रोटॉन एमिट हो रहा है और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ रिएक्शन आपके सामने लिखे हैं कि ट्रांसमुटेशन बाय अल्फा पार्टिकल, ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन, ट्रांसमुटेशन बाय न्यूट्रॉन, इसी तरह ट्रांसमुटेशन बाय ड्यूट्रॉन, इसी तरह ट्रांसमुटेशन बाय गैमा रे प्रोटॉन। तो आपके सामने मैंने ये स्क्रीन पे बेशुमार रिएक्शन की एक लिस्ट बताई हुई है जिसमें मुख्तलिफ इंसिडेंट पार्टिकल एज ए प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल कर रहे हैं और आउटपुट में आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस या रेजिड्यू न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल, वेराइटीज ऑफ एमिटेड पार्टिकल। मैंने पहले कह दिया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है कि इससे न्यू पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है, न्यूक्लियस से किसी भी न्यूक्लियंस को आप एमिट करवा सकते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियस को आप स्टेबल बना सकते हैं, क्योंकि जो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा न्यूक्लियन की तादाद कम होती जाएगी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी तरह स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल भी बना सकते हैं। यानी आपके पास अगर एक स्टेबल न्यूक्लियाई है उसके ऊपर आप एक इंसिडेंट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन या अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फॉल करते हैं, तो जब ये इंसिडेंट पार्टिकल जाके टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है तो अपनी एनर्जी न्यूक्लियंस को ट्रांसफर करता है। तो न्यूक्लियन ऑलरेडी एक पार्टिकुलर एनर्जी के साथ न्यूक्लियस में बाइंड है, यूनाइट टुगेदर हैं। जब इंसिडेंट पार्टिकल अपनी एनर्जी देगा तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो चेंज होगी और न्यूक्लियस स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल हो जाएगा और एज ए रिजल्ट रेडिएशन भी एमिट कर सकता है। इस प्रोसेस को याद रख ले, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी कहते हैं। यानी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी वो प्रोसेस होगा जिसमें आप एक इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पे और वो स्टेबल न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है और एज ए रिजल्ट आपको आउटपुट में आइदर गैमा रे फोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल आउटपुट में देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो स्टूडेंट, कुछ लॉज जो है ना, कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी कंजर्व रहते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियंस नंबर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, स्पिन, ये तमाम के तमाम लॉज कंजर्व रहती हैं। तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन देख लें, न्यूक्लियंस नंबर को देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, ये अल्फा रदरफोर्ड वाला रिएक्शन, अल्फा पार्टिकल का जो
नीचे जो एटॉमिक नंबर है 2 है और नाइट्रोजन न्यूक्लियस का 7 है, तो 7 2 9, और मास नंबर को देखें 14 + 4 18। तो राइट साइड पे देखें ऑक्सीजन का 8, H11 8 + 1 9, 17 + 1 18। तो वो लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियन नंबर और राइट साइड पे न्यूक्लियन नंबर, यानी इनका सम आपस में बराबर है। इधर भी यही है, किसी भी रिएक्शन को देखेंगे तो ये सेम आ जाएगा। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने कहा था कि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सबसे पूरी वर्ल्ड में जो एनर्जी क्राइसिस है, इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये कब एब्जॉर्ब होगी और कब एमिट होगी, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। बेसिकली क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये मास डेफिशिएंट कंसेप्ट से, इस लेवल पे मास डेफिशिएंट कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें, यानी मास डिफरेंस के कंसेप्ट से आपको मिलेगी। यानी इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी न्यूक्लियर रिएक्शन की A + X, तो इंसिडेंट पार्टिकल का मास प्लस टारगेट न्यूक्लियस का मास, इन दोनों के मास का सम करें और इसमें से माइनस कर दें राइट साइड पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और एमिटेड पार्टिकल का मास। तो Ma + Mx, स्मॉल a इंसिडेंट पार्टिकल का मास है और कैपिटल M जो है टारगेट न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों की मास का सम माइनस कैपिटल My प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास प्लस एमिटेड पार्टिकल का मास। तो ये जो मास डिफरेंस आ रहा है ना, इस मास डिफरेंस की वजह से एनर्जी आइदर रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो अब इक्वेशन 2 हमें आंसर देगी। अगर लेफ्ट साइड पे इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस के मास का सम ग्रेटर है राइट साइड पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल के मास के सम से, यानी इफ Ma + कैपिटल Mx ग्रेटर है कैपिटल My + My से, यानी लेफ्ट साइड की पार्टिकल्स का मास सम ग्रेटर है राइट साइड के पार्टिकल के मास से, तो Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब Q पॉजिटिव है, इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट फिर देखें, आपने न्यूक्लियर रिएक्शन किया, ये आपके सामने रदरफोर्ड का न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसमें अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन न्यूक्लियस इन दोनों की मासेस का सम करो। अगर इन दोनों की मासेस का सम ग्रेटर आ जाए राइट साइड पे ऑक्सीजन और प्रोटॉन की मास के सम से, तो जब ये ग्रेटर आ जाएगा इट मीन राइट साइड पे जो नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल है उसका मास कम हो गया है। मास में कमी क्यों आई है? तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मास जो है एनर्जी की शक्ल में रिलीज हो गया है और वो एनर्जी जो है ना, इसको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये मास डेफिशिएंट कंसेप्ट से, ये नीचे में कैलकुलेशन करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सेकंड कैटेगरी की तरफ आती हैं। क्यू यानी यहां पर आपने देखा पॉजिटिव, याद रख ले क्यू पॉजिटिव भी है, क्यू नेगेटिव भी है और क्यू जीरो भी हो सकता है। जीरो वाला कंसेप्ट लिटरेचर में बहुत कम जगहों पे यूज हुआ है, मैं आपको बताता हूं जो है। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड का मास सम ग्रेटर हो गया राइट साइड के मास सम से। तो राइट साइड पे यानी कि मास में कमी आई है। तो मास क्यों कम हुआ है? कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मास एनर्जी की शक्ल में रिलीज हो गया है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के तहत मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा, इफ कैपिटल My + My ग्रेटर है Ma + Mx से, यानी राइट साइड का मास सम अगर ग्रेटर हो जाए लेफ्ट साइड के मास सम से, तो अब राइट साइड पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी मासेस का सम ग्रेटर हो रहा है लेफ्ट साइड की जो पार्टिकल है उनकी मासेस से। तो कैपिटल My + My ये ग्रेटर है लेफ्ट साइड के मास सम से। तो देखें इक्वेशन 2 में अगर ये टर्म ग्रेटर है इस टर्म से, तो ये टर्म इसके साथ तो नेगेटिव साइन है, तो बड़ी वैल्यू ये आएगी, स्मॉलर वैल्यू ये है, तो Q क्या होगा? लेस देन जीरो। Q नेगेटिव होगा। अगर Q नेगेटिव है, इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एंडोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एंडोएर्जिक जब Q लेस देन जीरो होगा। तीसरी और लास्ट कंडीशन, अगर Ma + Mx यानी लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल्स थे इनकी मासेस का सम इक्वल है राइट साइड के पार्टिकल की मास के सम के, यानी Ma + Mx My + My, ये कैपिटल X टारगेट न्यूक्लियस का मास, Ma इंसिडेंट पार्टिकल का मास, इन दोनों का सम किया इक्वल आ गया किसके? प्रोडक्ट न्यूक्लियस के मास और इमिटेड पार्टिकल के मास सम के। तो फिर क्या होगा कि किसी किस्म की एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। कि जो ऊपर मैंने बताया था
कि इसमें राइट साइड वाले का मास सम ग्रेटर हो गया है, तो Q नेगेटिव आ गया। जब Q नेगेटिव आ गया तो इट मीन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सम इंसिडेंट सोर्स, यानी आउटसाइड सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। Q ग्रेटर देन जीरो से मुराद ये था कि एनर्जी रिलीज हो रही है, Q लेस देन जीरो, Q नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, और Q इक्वल टू जीरो, इससे ये मुराद है कि इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है, किसी किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब या लॉस नहीं हो रही है, जस्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला रहा है, यानी यहां पर स्कैटरिंग हो रही है। इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये वो रिएक्शन है जब रदरफोर्ड ने इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को फॉल किया था गोल्ड फॉइल पे, यानी गोल्ड के न्यूक्लियस पे जब अल्फा पार्टिकल फॉल हुआ तो आउटपुट में भी हमें क्या मिला, अल्फा पार्टिकल ही मिला। और जो टारगेट न्यूक्लियस था वो गोल्ड का था, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस किसी किस्म का नया न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वही प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो टारगेट न्यूक्लियस था वही प्रोडक्ट न्यूक्लियस के तौर पे मिला। तो इसको यूं कहते हैं, देखिए ए इंसिडेंट पार्टिकल है, ए इक्वल टू बी, यानी इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है और एमिटेड पार्टिकल बी वो भी अल्फा पार्टिकल ही है। कैपिटल एक्स इक्वल टू वाई, यानी टारगेट न्यूक्लियस और रेजिड्यू न्यूक्लियस प्रोडक्ट न्यूक्लियस आपस में सेम है। तो नीचे एग्जांपल देखें, ए क्या आ गया, अल्फा पार्टिकल हीलियम 24, कैपिटल एक्स टारगेट न्यूक्लियस आ गया AU 79 197, ये गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 और मास नंबर 197। तो आपको कैपिटल वाई क्या मिलेगा, वही गोल्ड मिल रहा है 79 197, और स्मॉल बी क्या मिल रहा है, वही ए मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। तो इसमें किसी किस्म की एनर्जी ना एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज हुई है, जस्ट अल्फा पार्टिकल आया है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड फॉइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड टारगेट न्यूक्लियस जो था, तो जो ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर फील्ड के करीब आया स्कैटर्ड हो गया, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं इस किस्म के रिएक्शन को कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। और जो बाकी ऊपर वाले थे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और ये मैंने ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन, ट्रांसमुटेशन बाय न्यूट्रॉन, इन्हें कहा जाता है इनएलास्टिक न्यूक्लियर स्कैटरिंग रिएक्शन। इनके अंदर भी वेरियस कैटेगरीज है, डिसइंटीग्रेशन होती है, रेडियो एक्टिव कैप्चरिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वो आपका लेवल ऐसा है कि मैं इसको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो Q वैल्यू जिसमें Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव और Q इक्वल टू जीरो, वो तो गोल्ड वाला न्यूक्लियस आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव, Q पॉजिटिव कब होता है, Q नेगेटिव, एक एक एग्जाम्पल करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इधर मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू के लिए कंसिडरिंग इक्वेशन 1, वही इक्वेशन 1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है रदरफोर्ड का। तो आप देखें रदरफोर्ड के न्यूक्लियर रिएक्शन में डेल्टा एम, मैंने कहा था ना मास डेफिशिएंट कंसेप्ट से, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ये हो गया इंसिडेंट पार्टिकल और ये टारगेट न्यूक्लियस के मास का सम, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस था, और H11 प्रोटॉन ये एमिटेड पार्टिकल था, इन दोनों की मास का सम कर दिया हमने यहां पर, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्लस मास ऑफ प्रोटॉन H11, तो इनकी मासेस का सम करें डेल्टा एम, अल्फा पार्टिकल का मास 4.00263 प्लस नाइट्रोजन का मास 14.00307 माइनस ऑक्सीजन का मास 16.9913 प्लस प्रोटॉन का मास 1.0078। तो इसमें से इस मास सम का डिफरेंस लें तो आपके पास आंसर आ रहा है -0.00128 यूनिट। अब हम जानते हैं, याद रख लो, ये AMU यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में आया है। एनर्जी ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कैलकुलेट की थी, इस पे मैंने एग्जांपल भी दी हैं आपको। तो अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी ये है, तो ये जो मास डेफिशिएंट आया है अल्फा पार्टिकल्स जब टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है, यानी रदरफोर्ड का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था इन द हिस्ट्री, उसका मास डेफिशिएंट आ रहा है -0.00128 यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वी गेट Q इक्वल टू -1.193 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -1.193 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट क्या समझे, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी ये जो कायनात में हिस्ट्री में पहला न्यूक्लियर रिएक्शन
जो रदरफोर्ड ने बनाया, अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फाल किया और नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन था जिसमें क्यू क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, क्यू लेस देन जीरो, यानी एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन था या एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी रदरफोर्ड का न्यूक्लियर रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन था या एंडोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इससे क्या मुराद है, यानी रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से प्रोड्यूस्ड किया तो उसके पास एनर्जी थी 7.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आउट ऑफ 7.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल को 1.193 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी न्यूक्लियर रिएक्शन करने में। तो रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऑक्सीजन और जो एमिटेड पार्टिकल प्रोटॉन है ये काइनेटिक एनर्जी के तौर पे ले लेंगे। तो इससे मुराद ये है कि अल्फा पार्टिकल जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट होने के बाद सर्टन काइनेटिक एनर्जी गेन की, वो मैंने कहा 7.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो आउट ऑफ 7.78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट 1.193, इसलिए माइनस साइन है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको अल्फा पार्टिकल को एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल को आपने कूलम बैरियर पोटेंशियल जो है, क्योंकि नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इनकमिंग अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज, कूलम रिपल्शन फोर्सेस होंगी, इस बैरियर को ब्रेकअप करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो यही वजह है कि क्यू नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आया, इधर मैंने बताया था कि अगर राइट साइड का मास सम जो है वो ग्रेटर हो जाए लेफ्ट साइड के मास सम से, तो ये क्यों ग्रेटर हुआ, ये मास में ज्यादती क्यों आ गई, मास में इंक्रीमेंट क्यों आया, some kinetic energy of incoming alpha particle transform into mass। तो यहां पर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए राइट साइड का मास सम जो है वो ग्रेटर होता है लेफ्ट साइड के मास सम से, क्यों नेगेटिव आ जाता है। जबकि जो ऊपर मैंने बताया था कि अगर राइट साइड का मास सम लेस हो जाए लेफ्ट साइड के मास सम से, तो इट मीन कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर रिएक्शन था इसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, इसलिए अल्फा पार्टिकल को ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा रिएक्शन करवाने में, और रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज कर लेंगे। ये क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल ये मैंने लिखी है, गौर से देखें, H11 प्लस लिथियम 37, तो यहाँ पर प्रोटॉन है और टारगेट न्यूक्लियस लिथियम का है, और आउटपुट में आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 और एमिटेड पार्टिकल भी अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फिर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे दोनों की मास का सम करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे राइट साइड पे दोनों की मास के सम से। तो राइट साइड पे दोनों पार्टिकल जो हैं वो अल्फा पार्टिकल है, तो आप कह सकते हैं 2 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ एमिट हो रहे हैं, यानी 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मास है। तो लेफ्ट साइड का मास हम प्रोटॉन का मास 1.0078 प्लस लिथियम का मास 7.0182 माइनस अल्फा पार्टिकल का मास 4.0026, फिर अल्फा पार्टिकल का मास 4.0026, तो इसका सम करें माइनस करें तो 0.01862 यूनिट, फिर 1 यूनिट की एनर्जी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने यूनिट की क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 931.5 MeV से, तो वी विल गेट द आंसर 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए क्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर क्यू पॉजिटिव आ गया तो इधर मैंने बताया था कि जब क्यू पॉजिटिव है तो ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है, और क्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब लेफ्ट साइड का मास सम ग्रेटर होगा राइट साइड के मास सम से, यानी राइट साइड पे जो नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल है उसकी मास में कमी आई है। क्यों कमी आई है कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, याद रख लो एनर्जी रिलीज हुई है, क्यू का सिंबल पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, क्यू का सिंबल नेगेटिव, और ना एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज हुई है, तो क्यू इक्वल टू 0, और उस रिएक्शन को क्या कह दिया हमने, इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। सी यू अगेन।